नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर आईएएस डेली न्यूज़ चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुसंस्कृतिवाद। फिलॉसफी सीरीज़ का हमारा ये 10वां लेक्चर है और हम कर रहे हैं सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो आइए बिना किसी देरी के बहुसंस्कृतिवाद को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें जानेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद आखिर है क्या। जब एक ही समाज के अंदर, जब एक ही सोसाइटी के अंदर बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ रहती है तो इसको हम बोलते हैं बहुसंस्कृतिवाद। बहु मतलब मल्टी, बहुत सारी, और संस्कृति मतलब सभ्यताएं, तो इसको हम बोलेंगे बहुसंस्कृतिवाद। तो बहुसंस्कृतिवाद भारत के अंदर प्राचीन काल से ही चली आ रही है, लेकिन अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो उनके लिए ये एक नई चीज़ है और जिसे समझने में वो आज भी समर्थ नहीं हैं। आज भी वो दुविधा में हैं कि वो किस तरीके से बहुसंस्कृतिवाद को अपनाएं या नहीं अपनाएं। तो कह सकते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद भारत के अंदर प्राचीन काल से है, पर पाश्चात्य देशों के अंदर ये अभी हाल फिलहाल के कुछ दशकों के बीच में ही आई है। बहुसंस्कृतिवाद को समझने से पहले कुछ और शब्दों को समझा जाए। एक शब्द है स्वजाति केंद्रवाद और एक शब्द है परजाति केंद्रवाद। तो स्वजाति केंद्रवाद क्या है? स्वजाति केंद्रवाद का मतलब है कि जब कोई भी संस्कृति अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर या अपनी संस्कृति को बेहतर मानकर दूसरी संस्कृतियों का मूल्यांकन करती है तो उसको हम बोलते हैं स्वजाति केंद्रवाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदू है, या एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर कोई मुसलमान है और हिंदू हैं, अगर हिंदू मुसलमान की सभ्यता को, उसकी संस्कृति को अपनी संस्कृति की तुलना करते हुए देखेगा और अपनी संस्कृति को बेहतर मानेगा, उसके बाद फिर उसकी तुलना करेगा, तो ऐसे विचार, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे स्वजाति केंद्रवाद। और परजाति केंद्रवाद इसका एकदम अपोजिट है। अगर कोई व्यक्ति या समूह दूसरी संस्कृतियों का मूल्यांकन करते समय अपनी संस्कृति को बेहतर ना समझे, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करे दूसरे की संस्कृति को बेहतर समझकर। फॉर एग्जाम्पल, इसी उदाहरण के अंदर जो हिंदू होगा वो मुसलमान की संस्कृति को तो पहले बेहतर समझे, उसको श्रेष्ठ माने और उसके बाद अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करे, उसकी तुलना करे, तो उसको हम बोलते हैं परजाति केंद्रवाद। अब हमने क्यों समझा बहुसंस्कृतिवाद के अंदर, हमने इसको क्यों समझा? क्योंकि अभी हम फिलहाल समझ रहे हैं कि बहुसंस्कृतिवाद का जन्म कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो विचार कहाँ से जन्मा। तो स्वजाति केंद्रवाद, परजाति केंद्रवाद, ये मिलके बनाते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद, यानी कल्चरल रिलेटिविज्म। सापेक्ष मतलब क्या होता है? किसी के साथ तुलना करना। और संस्कृतिवाद के अंदर जब हम तुलना करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। एक हमने करा था स्वजाति और एक करा था परजाति, और इन्हीं से मिलके बनता है हमारा सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। तो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि हर संस्कृति अपने दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से यह स्थापित होता है कि विभिन्न संस्कृतियां ऊंच नीच का स्तर नहीं है और सभी संस्कृतियां एक ही स्तर की हैं। यानी कोई भी संस्कृति ऊपर नीचे नहीं, सबकी सब सर्वश्रेष्ठ है। यानी सब जाति के अंदर हमने माना था कि हमारी श्रेष्ठ है, पर जाति के अंदर हमने माना था उसकी श्रेष्ठ है। लेकिन अगर दोनों का मिक्सअप कर दिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि सारे की सारी श्रेष्ठ है। तो यह है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, और सांस्कृतिक सापेक्षवाद ही बहुसंस्कृतिवाद का आधार बना, जो हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम जानेंगे कि संस्कृतियों के बीच में पारंपरिक संबंध क्या हैं। देखिए, बहुसंस्कृतिवाद भी एक संस्कृतियों के पारंपरिक संबंध है। तो वैसे और भी बहुत सारे हैं जो सांस्कृतिक संबंध हैं। तो इसके अंदर तीन मेन हम पढ़ेंगे। पहला है एक संस्कृतिवाद, जहाँ पे एक संस्कृति हो, मोनोकल्चर हो। दूसरा है गलन पात्र यानी मेल्टिंग पॉट, और तीसरा है बहुसंस्कृतिवाद, जो कि हमारा आज का विषय है। तो बहुसंस्कृतिवाद को समझने से के लिए हमें संस्कृतियों के पारंपरिक संबंधों को भी समझना आवश्यक है। तो आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला है एक संस्कृतिवाद। एक संस्कृतिवाद शब्द से ही पता लगता है हमें कि एक ऐसा विचार जो एक संस्कृति को बाकी सबसे श्रेष्ठ मानता हो। यानी स्वजाति केंद्रवाद जो था या परजाति केंद्रवाद जो है, उसमें किसी एक संस्कृति को बेहतर मान लिया जाता है, उसके बाद तुलना की जाती है दूसरे से। तो एक संस्कृतिवाद के अंदर क्या किया जाता है? एक संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मान लिया जाता है
और उसके बाद उसकी तुलना की जाती है दूसरों से। और इस संस्कृति वाद के अंदर समरूपता यानी होमोजेनिटी को बल दिया जाता है। अगर मान लो किसी समाज के अंदर 2-3 तरह के लोग रहते हैं तो उनका प्रयास रहेगा कि उन सबको एक कर दिया जाए, उनकी कल्चर को इतना आपस में घोल मेल दिया जाए कि वो एक जैसे हो जाएं, ताकि जो संघर्ष है वो खत्म हो जाए, क्योंकि इनका ये मानना है कि एक संस्कृतिवाद बेटर है। राष्ट्रीय राज्य की धारणा में ये माना गया है कि सांस्कृतिक समूह के लोगों एक ही राष्ट्र बन सकते हैं, चाहे उनकी एकता धर्म पर आधारित हो, नस्ल पे आधारित हो या फिर भाषा पे आधारित हो, किसी पे भी आधारित हो। अगर कोई भी देश इन सबों पर आधारित है तभी वो एक राष्ट्र बन सकता है, एक नेशन बन सकता है। ये एक धर्म एक संस्कृतिवाद के विचार हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये एक ऐसे देश हैं जहाँ पे एक संस्कृतिवाद का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व देखने को मिलता है। जापान, दक्षिण कोरिया के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मंगोलाइड हैं उसके आधार पर राष्ट्रीयता की बात की जाती है, कि जो बाकी जो गैर मंगोलाइड हैं उनको कहा जाता है कि वो अशुद्ध हैं, वो प्योर ब्लड नहीं हैं, लेकिन जो मंगोलाइड हैं ये प्योर ब्लड हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक संस्कृतिवाद के अंदर एक संस्कृति को श्रेष्ठ माना जाता है, समरूपता की तैयारी की जाती है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। और राष्ट्रीय राज्य की धारणा के अंदर ये माना जाता है कि अगर सांस्कृतिक समूहों के अंदर राष्ट्रीयता लानी है तो एकता होनी चाहिए। एकता किस संदर्भ में? धर्म के आधार पर हो सकता है, वो नस्ल के आधार पर हो सकता है, या भाषा के आधार पर हो सकता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक संस्कृतिवाद का उदाहरण है, ये हमने लिखा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि किस आधार पर है, नस्ल पे है, भाषा पे है, या धर्म पे है, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाकिस्तान किस आधार पर एक संस्कृतिवाद है। तो आइए आगे चलते हैं। दूसरा है गलन पात्र संस्कृतिवाद यानी मेल्टिंग पोट। इसके अंदर क्या होता है, एक संस्कृति को बाकी सभी संस्कृतियों के साथ उन सभी की विशेषताओं को निकाला जाता है और उन सबको मिला के एक नई संस्कृति का उदय किया जाता है, बनाया जाता है। उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पोट। अमेरिकन कल्चर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक संस्कृति और बहुसंस्कृतिवाद के बीच का ये एक संस्कृति है। इसको ना तो हम एक संस्कृतिवाद बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्कृतियों के गुण होते हैं। दूसरा, हम इसको बहुसंस्कृतिवाद भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर एक ही संस्कृति होती है। तो उस दोनों का बीच का भाग है। अमेरिकन कल्चर इसका उदाहरण है। सभी समूहों ने अपनी अपनी संस्कृतियों की विशेषताएं एक पात्र में डाल देते हैं और उसको मिलाकर एक नई संस्कृति बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं गलन पात्र। अमेरिकी संस्कृति अंततः एक संस्कृतिवाद के ही नज़दीक है क्योंकि इसमें सांस्कृतिक समरूपता पर ही बल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबको मिला के एक संस्कृति बना दी जाती है, लेकिन आप मुझे बताइए अमेरिकन कल्चर के अंदर ज़्यादा प्रभाव किसका रहा? वाइट अमेरिकन्स का रहा। तो उन्होंने इस संस्कृति के अंदर अपनी जो संस्कृति थी उसकी विशेषताओं को ज़्यादा ताकत दी, ज़्यादा उसको महत्व दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रूपता की तरफ, समरूपता की तरफ लेके जाता है। तो यह है गलन पात्र संस्कृतिवाद। उसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टी कल्चर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व की स्थिति को पैदा होती है, यानी इसमें विभिन्न कल्चर होंगे। आपको इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर मिल जाएंगे, किसी के साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम सबको एक करने में लगे हुए हैं, नहीं। संस्कृति विभिन्नता को समस्या नहीं अपितु समाज की संपत्ति माना जाता है। हम कहते हैं ना, अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि हमारा देश है वो समरूपता को प्रमोट नहीं कर रहा, वो बहुसंस्कृतिवाद को इतना प्रमोट करता है कि उसकी एक ताकत है बहुसंस्कृतिवाद। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम बहुसंस्कृतिवाद का लें तो वो भारत होगा, और अगर हम गलन पात्र का लें तो वो अमेरिका होगा। आइए आगे चलते हैं। अगर हम कहें कि पश्चिमी देश जो थे और भारतीय जो देश हैं उनके बीच में जो अभी हमने निष्कर्ष करा कि भाई क्या क्या एक रूपता है, क्या बहुसंख्य है और क्या गलन पात्र है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एक संस्कृतिवाद है उसका एक हमें भयानक रूप देखने को मिला, उसका एक एक्सट्रीम रूप देखने को मिला हमें नाजीवाद और फाजीवाद के रूप में। नाजीवाद, फाजीवाद क्या थे? यही तो थे कि अपने संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, अपने अस्तित्व को
प्रमोट करने के लिए उन्होंने दमन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने दूसरे संस्कृतियों का नरसंहार करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के चलते पाश्चात्य देशों के अंदर भी 1960 के बाद भूमंडलीकरण जब बढ़ा तो 1970 के आसपास पाश्चात्य देशों ने भी बहुसंस्कृतिवाद के विचार को अपनाना चालू कर दिया। वो भी डर गए थे नाजीवाद फाजीवाद से, और वह भी भूमंडलीकरण के प्रकोप से वंचित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने ही इसको प्रमोट किया था। और भारत में फिर ये बाद में आया था। लेकिन भारत के अंदर बहुसंस्कृतिवाद हमें प्राचीन काल से देखने को मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य देशों ने भी 1970 के बाद से बहुसंस्कृतिवाद जैसी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया। आइए अब चलते हैं आगे। बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के बहुसंस्कृतिवाद के प्रकार होते हैं। पहला है उदार व कठोर, दूसरा है वैधानिक और वास्तविक, तीसरा है बहुलवाद और विशिष्टतावाद। आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है उदार व कठोर। उदार का मतलब हम सब जानते हैं, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस, कम से कम प्रतिरोध। तो अगर उदार बहुसंस्कृतिवाद की बात की जाए तो इसके अंदर जो सांस्कृतिक विविधता होती है उसको सम्मान तो किया जाता है, और अल्पसंख्यकों की संस्कृति के अंदर भी पार्टिसिपेट किया जाता है। इसके साथ साथ इस बात का प्रयास नहीं किया जाता कि समरूपता लाई जाए। ध्यान से सुनिएगा, उदार के अंदर समरूपता लाने का प्रयास नहीं किया जाता और संस्कृतियों की विभिन्नता का सम्मान किया जाता है और अल्पसंख्यकों की संस्कृति की गतिविधियों में भाग लिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि अगर समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है तो आप मुझे बताइए, कहीं ना कहीं एक विशिष्ट, कहीं ना कहीं एक दमनकारी तो नहीं कह सकते हम क्योंकि यहाँ बहुसंस्कृतिवाद है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक फोर्स लगाया जा रहा है कि आप एक हो जाएं, मतलब एक संस्कृति बन जाए, एक वक्त पे एक संस्कृति बन जाए। 100 साल, 200 साल, 500 साल प्रयास किया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कठोर बहुसंस्कृतिवाद। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उदार संस्कृतिवाद का मतलब ये है कि संस्कृतियों के विभिन्नता का सम्मान किया जाता है, ठीक है, संस्कृति गतिविधियों के अंदर भाग लिया जाता है, ठीक है, उनके अंदर जो समरूपता है उसको लाने का प्रयास नहीं किया जाता। अगर उनकी समरूपता लाने का प्रयास किया जाए तो उसको बोलेंगे कठोर, समरूपता लाने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे उदार। तो ये था पहला प्रकार बहुसंस्कृतिवाद का। दूसरा प्रकार वैधानिक और वास्तविक। वैधानिक का मतलब ये होता है कि जब राज्य अपनी नीतियों के अंदर इस तरीके से नीतियाँ बनाएं कि बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा मिले, बहुसंस्कृतिवाद का प्रचार हो, लोग उसको समझें और महत्व दें, इसको बोलते हैं वैधानिक बहुसंस्कृतिवाद। इसको राजकीय बहुसंस्कृतिवाद भी बोल देते हैं और कई बार इसको औपचारिक यानी फॉर्मल कल्चरिज्म भी कह देते हैं। और दूसरी तरफ है वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल। जब समाज अपने स्तर पर बहुसंस्कृतिवाद को स्वीकार कर लेता है और उसकी रक्षा भी करता है तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक बहुसंस्कृतिवाद। अगर हम कहें कि भारत कौन सा प्रकार है, किस प्रकार का है, वैधानिक है या वास्तविक है, तो इसका आंसर होगा कि भारत दोनों है। भारत के अंदर सरकार भी प्रयास करती है और भारत के अंदर समाज के अंदर भी बहुसंस्कृतिवाद को प्रमोट किया जाता है और उसकी रक्षा भी की जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर ये वैधानिक बहुसंस्कृतिवाद है, वह सरकार प्रयास करती है कि वहाँ पे बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा मिले। उसके बाद है बहुलवादी या विशिष्टतावादी। प्लूरल बहुलवादी और विशिष्टता का मतलब होता है स्पेसिफिक। इसको भी जान लेते हैं। बहुलवादी का मतलब है कि विभिन्नताओं के संरक्षण पर बल दिया जाता है और विशिष्टतावादी का मतलब है कि विभिन्नताओं का सम्मान तो किया जाता है परंतु विभेदक विशेषताओं पर बनाए रखने की कोशिश नहीं की जाती। देखिए, जितने भी हम अभी पढ़ रहे हैं, उदार, कठोर, वैधानिक, वास्तविक, बहुल और विशिष्ट, ये सारे हैं तो बहुसंस्कृतिवादी, लेकिन ये उसके सब टाइप्स हैं। उदार का मतलब सम्मान तो कर रहे हैं, बहुसंस्कृतिवाद का सम्मान सारे के सारे करेंगे। ये 6 के 6 जितने भी प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे सम्मान तो करेंगे, लेकिन उदार के अंदर उनकी जो अंतर क्रियाएँ हैं यानी समरूपता लाने का प्रयास नहीं किया जाता। कठोर के अंदर किया जाता है, वैधानिक के अंदर सरकार प्रयास करती है, वास्तविक के अंदर समाज प्रयास करता है, बहुलवाद के अंदर उनको संरक्षण दिया जाता है और विशिष्टतावाद के अंदर उनकी समान रूपता को खत्म किया उनको समान बनाया जाता है, उनकी विभिन्नताओं को संरक्षण नहीं किया जाता। तो ये हमने पढ़े इसके प्रकार। आइए आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं पश्चिम के अंदर बहुसंस्कृतिवाद। हमने कहा कि 1970 के बाद से पाश्चात्य देशों के अंदर भी हमें बहुसंस्कृतिवाद देखने को मिलता है। चलो ठीक है, अब बात ये आती है कि उसके बाद आखिर क्या हुआ। देखिए 1971 के अंदर सबसे पहले कनाडा ने ये स्टेप उठाया। कनाडा ने अपने एक प्रांत क्यूबेक के अंदर फ्रेंच भाषा समुदायों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया। उन्होंने अपने संविधान के अंदर भी 1972 के अंदर फ्रेंच भाषी लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान किए। तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुसंस्कृतिवाद को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो लाइन लग गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे हुआ, उसके बाद स्वीडन के अंदर ऐसे हुआ, और स्वीडन के होने के बाद लगभग 15 से 10 साल के अंदर अंदर यूरोप के बहुत सारे देशों के अंदर बहुसंस्कृतिवाद का प्रचार फैल गया। तो अभी हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने ऐसा किया। तो हम देखेंगे इसके अंदर कि उन्होंने प्रवासियों को दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप दी। वो जब भी दे सकते थे जब जिस देश का वो बंदा है, व्यक्ति है, उस देश में भी ये स्वीकार्य हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन के अंदर अगर भारत का कोई व्यक्ति जाता है तो उसको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भारत के हिसाब से एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर कोई देश है जो अपने देश की भी वो नागरिकता दे सकता है और दूसरे देश के लिए वो मना नहीं करता, तो ब्रिटेन क्या करेगा जानते हैं आप? ब्रिटेन उसको भी नागरिकता दे देगा। तो ये डुअल सिटीजनशिप की जो स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, योजना है, तो इससे क्या होता है? इससे बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा मिलता है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है उनको संरक्षण करने के लिए स्कूल के अंदर उनको आरक्षण दिया गया, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई गई। जो अल्पसंख्यकों के त्यौहार हैं, उनके जो अवकाश होते हैं, उनको उत्सव होते हैं, उनको राजकीय मान्यता प्रदान करी। अल्पसंख्यकों की पारंपरिक तथा धार्मिक वेशभूषा को भी स्वीकार किया गया। अल्पसंख्यकों की संस्कृति तथा संगीत आदि को प्रोत्साहन किया गया और संरक्षणात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव के द्वारा भेदभाव को ख़त्म करना। यानी अगर किसी को रिजर्वेशन मिलता है तो वो एक तरह का भेदभाव है, लेकिन वो भेदभाव क्यों किया गया है? ताकि जो भेदभाव है हमारे समाज के अंदर उसे ख़त्म किया जा सके। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो इस तरीके की नीतियाँ अपनाकर पाश्चात्य देशों ने भी बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन हुआ क्या? इसके प्रभाव पड़े नेगेटिव। प्रभाव नेगेटिव क्यों पड़े, आइए जान लेते हैं। पश्चिमी जगत में बहुसंस्कृतिवाद ज़्यादा सफल नहीं रहा। जैसे कि हमने कहा कि इसके प्रभाव पड़े नेगेटिव। क्यूबेक के अल्पसंख्यकों ने तो इसका विरोध किया, बाकी अल्पसंख्यकों ने भी इसका विरोध किया। फ्रेंच भाषी लोगों को कनाडा ने बहुसंस्कृतिवाद को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ अधिकार दिए, संविधान के अंदर संशोधन किया। उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ, आइए जान लेते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से अगर उनको प्रमोट किया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वो अल्पसंख्यक बन रहे हैं। मतलब जहाँ वो चाह रहे हैं कि डुअल मल्टीकल्चरिज्म होना चाहिए, वहाँ ये बहुसंस्कृतवाद बन रहा है। यानी फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अन्य अल्पसंख्यकों के समान आ रहे हैं, उनको बराबर का वेटेज नहीं मिल रहा। और दूसरी तरफ जो क्यूबेक के अंदर अन्य अल्पसंख्यक थे उनको लगता था कि यार हमें तो बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जा रहा, ये फ्रेंच भाषी लोगों को अलग से महत्व दिया जा रहा है, तो इससे तो हमारा अस्तित्व और खतरे में पड़ जाएगा। तो इसका वहाँ पे विरोध हुआ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पे भी इसका बहुत ज़ोरों से विरोध हुआ। राष्ट्रीय समरूपता स्थापित करने के कई प्रयास किए गए, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा का अनिवार्य का पाठ्यक्रम बना दिया गया, अनिवार्य जांच परीक्षाएं कराई गई। देखिए बहुसंस्कृतिवाद के नुकसान होने लगे। उसके बाद अब नेशनल को प्रमोट करने के लिए, राष्ट्रीयता को समरूप लाने के लिए कुछ प्रयास किए गए। उसके अंदर एक प्रयास किया गया लाइफ इन द यूनाइटेड किंगडम टेस्ट। ये यूनाइटेड किंगडम में एक टेस्ट करवाया गया जिसके अंदर उनसे बातें करी गई कि आपको लाइफ कैसे लगती है हमारी यूनाइटेड नेशन की, और उस हिसाब से उनके कल्चर को प्रमोट करने की जगह उसको दबाया गया और अपने कल्चर को प्रमोट किया गया ताकि समरूपता आ सके। और समरूपता लाने के प्रयास को हम क्या बोलेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद नहीं है। यहाँ पे एक संस्कृतिवाद का प्रभाव वापस से हमें पाश्चात्य देशों के अंदर हमें देखने को मिला। एक और उदाहरण है जर्मन के अंदर मुस्लिम टेस्ट। इसके अंदर उनसे पूछा जाता था कि मान लीजिए आपके घर में अगर कोई समलैंगिक यानी ट्रांसजेंडर पैदा हो गया तो आप कैसे करेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप अपनी। और मुसलमानों से इस तरीके से पूछना क्वेश्चंस, उनके लिए समलैंगिकता एक पाप है। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं, आप शगुन हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये किसी धर्म विशेष के ऊपर मेरा कमेंट नहीं है, लेकिन उनसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के अपने कल्चर को प्रमोट किया गया
और उनके कल्चर को नीचे दिखाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के अंदर हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो ब्रिटेन है या अमेरिका है, उसके अंदर जब हादसे होते हैं तो वो एक पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये मुसलमानों ने किया है, ये मुस्लिमों का काम है आतंकवाद फैलाना। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये उनकी एक रूपता लाने के प्रयास के चलते जो आतंकवादी हैं या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका गुस्सा है कि आप एक रूपता को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि आप तो बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दे रहे थे, आप तो भूमंडलीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। फिर एक रूपता लाने का प्रयास क्यों, क्यों हमारे संस्कृति को दबाया जाता है, क्यों हमारी नीचा दिखाया जाता है। इस तरीके की बातें आतंकवाद के साथ भी हम जोड़ के देख सकते हैं। तो ये था हमारा पाश्चात्य देशों के ऊपर जो उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया, उसके बाद किस तरीके से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। अब कुछ आलोचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पहली आलोचना, बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृतियों के संरक्षण के नाम पर उनमें विद्यमान लिंग भेद को नज़रअंदाज करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुस्लिम हैं, अगर हम बहुसंस्कृतिवाद के नाम पर सबको समान देखें और किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें और सबको एक्सेप्ट कर लें, तो मुसलमान समाज के अंदर 4 शादी 5 शादी भी अलाउड होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉलीगैमी है, लेकिन वो नैतिक है नहीं है, वो अनैतिक है। केवल पेरिस के अंदर ही 2 लाख मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने पॉलीगैमी कर रखी है, बहुत ज़्यादा शादियाँ कर रखी है। तो ये तो एक तरीके से लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो बहुसंस्कृतिवाद की सबसे बड़ी आलोचना यही कही जाती है। उसके बाद सांस्कृतिक उग्रता और बालकनाईकरण को बढ़ावा मिलता है। अगर बहुसंस्कृतिवाद है तो सारे के सारे एक ही देश के अंदर बढ़ते जाएंगे। जैसे कनाडा के अंदर फ्रेंच भाषी लोगों ने इसका विरोध किया, दूसरे लोगों ने इसका विरोध किया, तो इससे ना टुकड़े हो रहे हैं। टुकड़े होंगे तो क्या होगा, जो राष्ट्रीय की भाषा है, जो राष्ट्रीय की भावना है, वो खत्म हो जाएगी। यानी राष्ट्रीयता को खत्म कर देता है मल्टीकल्चरिज्म, यह आलोचकों का कहना है। तीसरा सबसे अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। याद है आपको, मैंने पीछे बताया था आपको कि जब सभी धर्मों को श्रेष्ठ मान के अपनी बात रखी जाती है तो उसको बोलते हैं सापेक्षित सांस्कृतिकवाद। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सब उच्च हैं, सब बराबर हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो क्या उस जनजाति के अंदर जहाँ पे नर बलि दी जाती है, क्या वो स्वीकार्य है? और कहाँ जहाँ पे यूरोप के अंदर रेनेसा आया, पूर्ण जागरण काल आया, उसके बाद वहाँ की विचारधारा बनी, वो और एक जनजाति जहाँ पे नर बलि दी जाती है, क्या वो दोनों समान हैं? क्या वो एक जैसे हैं? क्या दोनों श्रेष्ठ हैं? कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो बहुसंस्कृतिवाद का आधार क्या है? सापेक्षित संस्कृतिवाद। और जब सापेक्षित संस्कृतिवाद ही सही नहीं है तो बहुसंस्कृतिवाद सही होने का कोई मतलब ही नहीं है। और लास्ट है कि बहुसंस्कृतिवाद समरूपता को नष्ट करके अराजकता की स्थिति पैदा करती है। जब एक देश के अंदर ही बहुत सारे संस्कृति आपस में लड़ने लगेगी तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, और जब अराजकता फैल जाएगी तो राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी। तो ये था हमारा बहुसंस्कृतिवाद। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।